नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब और सच कहूँ तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करेंगे। ये वाकया हुआ था उड़ीसा के कटक जिले में, एक कॉलेज कैंपस में। और ये कहानी हमें भेजी है सिद्धार्थ ने, एक ईमेल में। ये उनका अपना अनुभव है 2008 का, जब वो कॉलेज में थे। अच्छा, कटक की घटना है। काफी पुराना शहर है और वहाँ के शिक्षण संस्थानों का अपना इतिहास है। हाँ बिल्कुल। और ये कॉलेज भी बहुत पुराना और जाना माना साइंस कॉलेज है। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी वहीं पढ़े थे। ओह अच्छा। सिद्धार्थ और उनके दोस्त वहीं के हॉस्टल में रहते थे। और वो हॉस्टल भी कोई नया नहीं, 1913 का बना हुआ, बहुत पुराना। पुरानी जगह, पुराना हॉस्टल। कहानी का माहौल तो बन रहा है। हाँ, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है सिद्धार्थ के दोस्त पुनीत। पुनीत उड़ीसा के ही एक आदिवासी इलाके से थे और उन्हें ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। किताबों का शौक, ये बात अहम हो सकती है। हाँ, तो एक शाम क्या हुआ, पुनीत को कॉलेज के लाइब्रेरी में एक अजीब सी किताब मिली, ऑकल्ट साइंस पर, मतलब गुह्य विज्ञान। गुह्य विज्ञान, हाँ, ये विषय हमेशा से जिज्ञासा जगाता रहा है। बिल्कुल। और वो किताब पढ़कर पुनीत कुछ बेचैन सा हो गया। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और बड़े यकीन से कहा कि वो उनकी बात एक आत्मा से करवा सकता है। आत्मा से सीधे? हाँ, बोला कि आत्मा से पूछकर वो उनके भूत, वर्तमान, भविष्य सब बता सकता है। तो चलिए इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ये दिलचस्प मोड़ है। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी सी जानकारी, खासकर ऐसे रहस्यमय विषयों पर, जिज्ञासा को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। पुनीत शायद उस किताब से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया था। लेकिन इसके खतरे भी होते हैं। उसे या उसके दोस्तों को शायद अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। शायद बिल्कुल नहीं। और आपने उड़ीसा की पृष्ठभूमि की बात की। हाँ, मतलब आदिवासी इलाकों में आत्माओं और ऐसी शक्तियों को लेकर मान्यताएं काफी गहरी हो सकती हैं। हो सकता है ये भी पुनीत के विश्वास को बढ़ा रहा हो। हाँ, ये मुमकिन है। तो खैर, एक शाम डिनर के वक्त पुनीत ने अपने दोस्तों को प्लान बताया। कहा कि आधी रात को कॉलेज ऑडिटोरियम में मिलना है। ऑडिटोरियम में? हाँ। आधी रात को? हाँ, और पता है क्या, उसने हॉस्टल के चपरासी से चाबी लेकर उसकी डुप्लीकेट बनवा ली थी, चुपचाप। अरे वाह, पूरी तैयारी। दोस्त भी तैयार हो गए। उन्हें लगा थोड़ी मस्ती होगी, मजा आएगा। उड़िया में मजाक में खाटे मारना कहते हैं ना, मतलब गपशप करना, टाइम पास करना। हाँ हाँ, खाटी मारना, समझा। मतलब वो लोग इसे हल्के में ले रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जब वो रात 12 बजे ऑडिटोरियम पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। पुनीत ने पूरी तैयारी कर रखी थी। ऑडिटोरियम के बीचों बीच जमीन पर 5 अलग अलग रंगों से एक पेंटागन, मतलब पंचकोण बना हुआ था। पेंटागन, अच्छा। और उसके हर कोने पर, ध्यान से सुनिए, एक जलती हुई मोमबत्ती, एक सिक्का, कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर, एक छोटा सा सफेद कपड़ा और पानी से भरा एक ग्लास। ये सब चीजें सिंबॉलिक लगती हैं, मोमबत्ती, पानी, कपड़ा। हाँ, और इन सबके चारों तरफ सफेद पाउडर से एक बड़ा सा गोला खींचा हुआ था। पुनीत ने कहा, सबको इसी गोले के अंदर बैठना है। अच्छा, एक घेरा, प्रोटेक्शन के लिए शायद। शायद। दोस्त तो ये सब देखकर पहले हंसे, मजाक उड़ाया। एक दोस्त था आदि। उसने कहा, क्यों रे पुनीत, क्या भूत तेरा रिश्तेदार है जो तेरे बुलाने पर ऐसे ही आ जाएगा? ये तो नॉर्मल रिएक्शन है दोस्तों का। पर पुनीत एकदम सीरियस था। मतलब उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। उस रात वहां कुल 7 लोग थे। फिर पुनीत ने कुछ नियम बताए, बड़े सख्त। पहला, एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो सुबह तक कोई भी उस सफेद गोले से बाहर कदम नहीं रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, ये तो दबाव बनाने वाली बात है। हाँ। दूसरा नियम, पुनीत किताब से कुछ पंक्तियां पढ़ेगा। अगर कोई आत्मा आई तो पुनीत बेहोश हो जाएगा। वो खुद बेहोश हो जाएगा? हाँ, और जब वो बेहोश हो तो दोस्तों को उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने हैं। फिर वो उठेगा और आत्मा उसके जरिए सवालों के जवाब देगी। अच्छा, मतलब पुनीत एक मीडियम बनने वाला था। बिल्कुल। और सबसे जरूरी चेतावनी, सुबह 3 बजे से पहले किताब में दी गई दूसरी पंक्तियों को पढ़कर आत्मा को वापस भेजना ही भेजना है। अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। 3 बजे की डेडलाइन, ये वक्त अक्सर ऐसी कहानियों में अहम होता है। यहीं से मामला वाकई गंभीर होने लगता है। सही कहा, यहीं से मामला गंभीर होने लगा। रुकिए, ये पूरी तैयारी, पेंटागन, मोमबत्तियां, सफेद घेरा, ये नियम, ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली माहौल बना देते हैं।
मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो इस तरह के अनुष्ठान प्रतिभागियों के मन पर गहरा असर डाल सकते हैं, उन्हें एक असाधारण अनुभव के लिए तैयार कर देते हैं। वो घेरा, वो एक सुरक्षा का भाव भी देता है और बंधन का भी। हाँ, कि निकलना मना है। बिल्कुल, ये सब मिलकर उम्मीद और डर दोनों को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों ने भी मतलब थोड़ी हिचकिचाहट और शक के साथ हाँ तो कर दी, लेकिन पुनीत को चेताया जरूर कि देख भाई, अगर ये सब ड्रामा निकला, कुछ नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं, पिटाई पक्की है। दोस्ती की धमकी। हाँ, तो आखिर में सब मान गए। प्रक्रिया शुरू हुई, सब लोग गोले के अंदर बैठ गए और अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, उस कैरम स्ट्राइकर पर रख दी। सबने एक साथ? हाँ, सबने। प्लान ये था कि सब मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मा को बुलाएंगे। नेताजी को? अच्छा। पर सिद्धार्थ ने बताया कि सच तो यह है, उस वक्त शायद ही कोई पूरी तरह नेताजी पर ध्यान लगा रहा था। सबके मन में अपने अपने ख्याल चल रहे थे, कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ। हाँ, ये स्वाभाविक है, मन भटकता है। सबने आंखें बंद कर ली, ऑडिटोरियम एकदम बंद, दरवाजे, खिड़कियां सब अंदर से लॉक। करीब 30-35 मिनट तक एकदम शांति रही। फिर धीरे धीरे सबको कमरे में एक भारीपन सा महसूस होने लगा, जैसे हवा थोड़ी भारी हो गई हो। भारीपन। और बंद कमरे में भी ऐसा लगा जैसे हल्की हवा चल रही हो। ऑडिटोरियम के जो पर्दे थे ना, वो धीरे धीरे हिलने लगे। पर्दे हिलने लगे? हाँ, बंद कमरे में? हाँ। और फिर कुछ देर बाद मोमबत्तियों की लौ वो भी तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई फूंक मार रहा हो या हवा का झोंका आया हो। ये तो अजीब है। कुछ दोस्तों ने डर के मारे आंखें खोली तो देखा कि हाँ, लौ सच में हिल रही थी, अस्थिर थी। और फिर अचानक जिन लोगों की उंगली स्ट्राइकर पर थी, उन सबको अपनी उंगलियों में हल्का करंट या कंपन जैसा महसूस हुआ। करंट जैसा? हाँ। एक साथ सबको? हाँ। इससे सब बुरी तरह डर गए और पुनीत को छोड़कर बाकी सबने झटके से अपनी उंगलियां स्ट्राइकर से हटा ली। और जैसे ही उन्होंने उंगलियां हटाई, सबके देखते ही देखते पुनीत बेहोश होकर एक तरफ लुढ़क गया। ठीक उसी वक्त जैसे ही उंगलियां हटी? हाँ, बिल्कुल उसी वक्त। अब तो दोस्तों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि पुनीत मजाक नहीं कर रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी। डर हावी हो गया होगा अब तक तो। बहुत ज्यादा। उनका सारा मजाक, शक सब डर में बदल गया। उन्होंने जल्दी से पास रखे ग्लास से पानी लिया और पुनीत के चेहरे पे छींटे मारे। 2-3 बार ऐसा करने पर पुनीत धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उठ गया मतलब होश आ गया? होश तो आ गया, लेकिन दोस्तों को तुरंत लगा कि ये उनका दोस्त पुनीत नहीं है। उसके हाव भाव, उसका चेहरा सब बदला हुआ था। सिद्धार्थ ने बताया कि पुनीत वैसे तो छोटे कद का, गोरा सा, लंबे बालों वाला लड़का था, पर उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसका फेशियल स्ट्रक्चर बदल रहा हो, कुछ सख्त सा हो रहा हो। फेशियल स्ट्रक्चर बदलता हुआ महसूस हो रहा था? ये तो बहुत अजीब बात है ना? और तभी किसी की नजर फिर से उस स्ट्राइकर पर पड़ी। हाँ, क्या हुआ? वो स्ट्राइकर जमीन से करीब 6 इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। क्या? हवा में? हाँ, बिल्कुल हवा में। अब तो कुछ दोस्त इतने डर गए कि उठकर भागना चाहा, पर बाकियों ने उन्हें रोका, पुनीत की चेतावनी याद दिलाई कि गोले से बाहर नहीं जाना है वरना बुरा होगा। ओहो, मतलब वो फंस गए थे एक तरह से। हाँ, डर और गुस्से में एक दोस्त ने पुनीत को, या जो भी उसके अंदर था, गालियां भी दी, पर उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं, एकदम भावहीन। ये स्थिति क्लासिक है, डर, अनिश्चितता और ऊपर से ये असाधारण घटनाएं। स्ट्राइकर का हवा में तैरना। जब कोई समूह ऐसी स्थिति में होता है तो हर सदस्य का अनुभव बहुत तीव्र हो जाता है। इसे इमोशनल कंटेजियन कहते हैं, जहां एक का डर दूसरे को लगता है और समूह का दबाव, हाँ, कि घेरे से बाहर नहीं निकलना है। बिल्कुल, वो उन्हें वहीं रोके रखता है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। स्ट्राइकर वाली बात, हो सकता है ये व्यक्तिपरक अनुभव हो जो डर और उम्मीद के माहौल में ज्यादा सच लगे। हाँ, हो सकता है उस वक्त दोस्तों में से एक था दीपू। उसने शायद स्थिति संभालने की कोशिश की, बोला ठीक है, अब ये हो ही गया है तो चलो पता लगाते हैं कि ये सच है या ड्रामा, पूछो जिसको जो पूछना है। अच्छा, तो सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ? हाँ, प्लान तो नेताजी की आत्मा को बुलाने का था, लेकिन जब पुनीत बोला तो आवाज बिल्कुल अलग थी। किसी आदमी की नहीं, एक लड़की की आवाज थी, और उस आवाज में इतना दर्द और भारीपन था कि दोस्त और डर गए। लड़की की आवाज नेताजी की जगह? हाँ, एक दोस्त ने हिम्मत करके पूछा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कि उनका रिश्ता चलेगा या नहीं, तो उस आवाज ने कहा नहीं, वो तेरे साथ नहीं रहेगी, किसी और के साथ होगी। और सिद्धार्थ का कहना है कि ये बात बाद में सच निकली।
एक और दोस्त था, पढ़ने में काफी तेज। उसने पूछा कि जब वो अगले साल 12वीं का फाइनल देंगे, उस वक्त वो 11वीं में थे, तो उनके सेक्शन के 16 लड़कों में से कितने फर्स्ट डिवीजन लाएंगे। अच्छा, क्या जवाब मिला? आवाज ने कहा 13। और सिद्धार्थ के मुताबिक जब रिजल्ट आया तो सच में 13 लड़के ही फर्स्ट डिवीजन लाए थे। 13, बिल्कुल सटीक संख्या। हाँ, इसके बाद तो जैसे सवालों की बाढ़ आ गई। इस साल उड़ीसा में तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, नेताजी की मौत कैसे हुई थी? नेताजी वाला सवाल भी पूछा। हाँ, जवाब मिला प्राकृतिक मौत। ये भविष्यवाणियों वाला हिस्सा ये हमेशा ध्यान खींचता है, खासकर वो जो बाद में सच होती हुई लगती हैं। ये पूरे अनुभव पर यकीन को बहुत गहरा कर देती हैं। लेकिन यहाँ कन्फर्मेशन बायस यानी पुष्टि पूर्वाग्रह का रोल हो सकता है। मतलब ये कि क्या उन दोस्तों को सिर्फ वही भविष्यवाणियां याद रहीं जो सच हुईं? क्या उस रात कुछ और भी कहा गया था जो गलत निकला और उसे वो भूल गए? अक्सर अस्पष्ट बातें भी बाद में सही लग सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है। और ये घटना 2008 की है। इतने सालों बाद यादें थोड़ी बदल भी सकती हैं। ये सोचना जरूरी है। ये बहुत जरूरी नुक्ता उठाया आपने। खैर, उस रात दोस्त सवाल जवाब में इतने खो गए कि उन्हें पुनीत की सबसे जरूरी चेतावनी याद ही नहीं रही। कौन सी? वो 3 बजे वाली? हाँ, सुबह 3 बजे से पहले आत्मा को वापस भेजने वाली बात। जब घड़ी में रात के 2:52 या 53 हुए, तब अचानक किसी को याद आया। अरे बाप रे, बिल्कुल आखिर में। हाँ, सब घबरा गए। जल्दी से किताब उठाई और वो पंक्तियां पढ़नी शुरू की जिनका मतलब था, हे पवित्र आत्मा, आप हमारे बुलाने पर आई, धन्यवाद, पर ये आपकी दुनिया नहीं है, कृपा करके वापस चली जाइए। जब हमें फिर जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। पर क्या आत्मा गई? उन्होंने ये लाइनें बार बार दोहराई। लेकिन कहते हैं ना, आत्मा आती तो बुलाने पर है, पर जाती अपनी मर्जी से है। वो आवाज कोई जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार सुबह के लगभग 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त का समय। हाँ, वो सूर्योदय से पहले का वक्त। उसी वक्त पुनीत अचानक फिर से बेहोश होकर गिर गया। दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा चलो आत्मा चली गई। 4 बजे? 3 बजे की डेडलाइन तो निकल चुकी थी। हाँ, निकल चुकी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी ऑडिटोरियम साफ किया, सामान पैक किया और चुपचाप हॉस्टल लौट आए। हाँ। सुबह करीब 5:30 बजे हॉस्टल की घंटी बजी। सब उठे, तैयार हुए और 6:30-7 बजे के करीब हॉस्टल के प्रेयर रूम गए। वहां भगवान की तस्वीरें थी। अच्छा। लेकिन पुनीत उनके साथ नहीं गया। वो क्यों नहीं गया? पता नहीं। प्रार्थना के बाद जब दोस्त उसके कमरे में गए तो देखा वो बिस्तर पर बैठा है, बिल्कुल नॉर्मल। सबने साथ नाश्ता किया। फिर बाकी सब क्लास चले गए, पर पुनीत बोला तबीयत ठीक नहीं लग रही और कमरे में आकर लेट गया। लंच भी नहीं किया उसने? कुछ तो गड़बड़ थी अभी भी। हाँ, शाम को जब दोस्त क्लास से लौटे तो प्यून ने बताया कि पुनीत सुबह से कमरे में ही बंद है। वो सब उसके कमरे गए। पूछा, क्या हुआ पुनीत, ठीक है तू? पुनीत चुपचाप बिस्तर पर बैठा था। जैसे ही एक दोस्त ने पूछा, वो अचानक झटके से पीछे बिस्तर पर गिरा। फिर कोई 15-20 सेकंड बाद अचानक उठा और बिना कुछ कहे तेजी से कमरे से निकलकर छत की सीढ़ियों की तरफ भागा। छत की तरफ? क्यों? पता नहीं। सब हैरान होकर उसके पीछे भागे। जब वो छत पर पहुंचे तो देखा पुनीत छत के लोहे के गेट के ठीक सामने खड़ा है। गेट को छू नहीं रहा, बस सामने खड़ा है। उसके ठीक पीछे उनका दोस्त लिपुन खड़ा था। पुनीत अजीब गुस्से वाली आवाज में लिपुन को घूरते हुए बोला, लिपुन, गेट खोल, मुझे छत पे जाना है। गुस्से में? हाँ। बाकी दोस्तों ने पीछे से लिपुन को इशारा किया कि गेट मत खोलना। लिपुन हिचकिचाया तो पुनीत ने घूमकर उसे जोर का थप्पड़ मारा और चिल्लाया? हाँ, और चिल्लाया, साले बोल रहा हूं ना गेट खोलने को, समझ में नहीं आता क्या? थप्पड़ मार दिया? हाँ। जैसे ही उसने थप्पड़ मारा, बाकी दोस्तों ने हिम्मत करके पुनीत को पकड़ लिया और पकड़ते ही पुनीत फिर बेहोश हो गया। फिर से बेहोश? हाँ। और सिद्धार्थ बताते हैं कि ये अजीब और डरावना सिलसिला अगले 3 दिनों तक चला। पुनीत बीच बीच में ठीक हो जाता, फिर अचानक बदल जाता, आक्रामक हो जाता और फिर बेहोश हो जाता। ये जो व्यवहार है, व्यक्तित्व में अचानक बदलाव, धार्मिक जगहों से बचना, आक्रामकता और बाद में याददाश्त ना होना, ये तत्व अक्सर दुनिया भर की कब्जे या पोजेशन की कहानियों में मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जबरदस्त तनाव, अपराध बोध, नियम तोड़ने का, सामाजिक दबाव और उस रात का डरावना अनुभव, ये सब मिलकर एक डिसोसिएटिव एपिसोड पैदा कर सकते हैं। डिसोसिएटिव एपिसोड मतलब मनोविच्छेदी स्थिति, जिसमें इंसान का अपनी पहचान, यादों या चेतना से संपर्क टूट सा जाता है।
लेकिन हाँ, जिस संस्कृति में ये हो रहा है वहां इसे आत्मा का असर मानना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। दोस्त तो अब बुरी तरह डर गए थे। उन्हें लगा कि पुनीत को कुछ हो गया तो वो फंस जाएंगे। आखिर में उन्होंने हिम्मत करके सारी बात हॉस्टल वार्डन को बता दी। वार्डन को बता दिया? अच्छा किया। वार्डन ने पहले तो खूब डांटा, पेरेंट्स को बुलाने की धमकी दी, सबसे अंडरटेकिंग लिखवाई कि पुनीत को कुछ हुआ तो यही दोस्त जिम्मेदार होंगे। ओहो, मामला गंभीर हो गया था। हाँ, जब दोस्तों ने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मदद मांगी, तब जाकर वार्डन थोड़े नरम पड़े। उन्होंने कहा कि वो अपने एक जानकार तांत्रिक को हॉस्टल बुलवाएंगे। तांत्रिक को कॉलेज हॉस्टल में? हाँ, तांत्रिक आए। उन्होंने स्थिति समझी और फिर सामान की एक लंबी लिस्ट दी। नींबू, सूखी लाल मिर्च, हवन सामग्री, आम की लकड़ी, पीतल का पानी का बर्तन जिसे गारा कहते हैं, इमली की पतली छड़ी, मिट्टी का एक बर्तन जिसमें धुआं करते हैं, चूंगा, एक बोरी और भी कुछ चीजें। पूरी तैयारी? फिर तांत्रिक ने दोस्तों को प्लान समझाया। कहा कि शाम को पुनीत के कमरे में जाकर वही पंक्तियां बोलो जिनसे आत्मा आई थी। दोबारा बुलाने को कहा? हाँ, कहा जब आत्मा पूरी तरह हावी हो जाए तो हिम्मत करके उस पर बोरी डाल देना। वो बहुत विरोध करेगा, बेकाबू होगा, पर मजबूती से पकड़े रखना। एक लड़का धुएं वाले चूंगे को उसके मुंह के पास रखेगा। जब थोड़ा काबू में आए तो पकड़कर प्रेयर हॉल में लाना। बाप रे, ये तो बड़ा जोखिम भरा काम था दोस्तों के लिए। बहुत, पर उन्होंने डरते डरते वैसा ही किया। पुनीत को बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती पकड़कर प्रेयर हॉल लाए। वहां तांत्रिक ने पहले से जमीन पर एक गोला बनाया हुआ था। पुनीत को उसी में बिठा दिया। फिर तांत्रिक ने काम शुरू किया। कुछ सूखी लाल मिर्च ली, पुनीत के बदन पर रगड़ी और फिर आग में डाल दी। मिर्च आग में डालें? हाँ, और हैरानी की बात ये थी, सिद्धार्थ बताते हैं कि मिर्च जली पर न कोई धुआं हुआ, न कोई गंध आई। जैसे सूखा पत्ता जलता है वैसे जल गई। जबकि सूखी मिर्च जलने पर तो बहुत तेज गंध आती है, खांसी उठती है। ये मिर्च वाला विवरण फिर से, ये छोटी छोटी बातें कहानी को बहुत वास्तविक बना देती हैं, सुनने वाले के लिए एक प्रामाणिकता का भाव देती हैं। बिल्कुल। इसके बाद तांत्रिक ने पुनीत से पूछा, कौन हो तुम, नाम बताओ। कोई जवाब नहीं। तब तांत्रिक ने मुट्ठी में कुछ भभूत ली, मंत्र पढ़ा और पुनीत पर फेंका। फेंकते ही पुनीत एक लड़के की आवाज में जोर से चीखा। लड़की की आवाज में? हाँ। फिर उसके अंदर जो लड़की की आत्मा थी, उसने अपना नाम बताया। तांत्रिक ने पूछा, क्यों आई हो यहाँ? लड़की की आवाज में पुनीत बोला, मुझे बुलाया गया है, इसीलिए आई हूँ। मैं सालों से यहीं भटक रही थी। उस रात कुछ लोगों ने मुझे बहुत शिद्दत से याद किया। उनकी मिलीजुली ऊर्जा ने मुझे खींच लिया। अच्छा, तो वो प्लान नेताजी का था पर ऊर्जा कहीं और चली गई? लगता तो यही है। तांत्रिक ने पूछा, कैसे भटक रही हो? तो लड़की ने अपनी कहानी बताई कि 15-16 साल पहले वो इसी कॉलेज के लेडीज हॉस्टल में रहती थी। फाइनल एग्जाम में नंबर खराब आए, पेरेंट्स का बहुत डर था, तो उसने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था। ओहो, दुखद कहानी। हाँ, तब से आत्मा वहीं भटक रही थी। उसने कहा, अब मैं नहीं जाऊंगी। इतने सालों बाद ये शरीर मिला है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहानी, परीक्षा का तनाव, पेरेंट्स का डर, आत्महत्या, आत्मा का भटकना, ये भूत प्रेत की कहानियों का, खासकर शिक्षण संस्थानों से जुड़ी कहानियों का एक जाना पहचाना पैटर्न है। ये सहानुभूति और डर दोनों पैदा करता है। बिल्कुल। ये सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आया। उसने इमली की छड़ी उठाई और पुनीत को पीटना शुरू कर दिया, साथ में मंत्र पढ़ता रहा। नींबू मिर्च का भी कुछ इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, जाएगी कि नहीं? इस बार आत्मा ने हाँ में सिर हिलाया। शायद वो कमजोर पड़ गई थी। झाड़ फूक का असर शायद। लेकिन तांत्रिक ने कहा, जाने से पहले मेरा एक काम कर। उसने पीतल के पानी वाले बर्तन की तरफ इशारा किया और कहा, इसे पानी समेत मुंह में दबा और पूरे हॉस्टल कॉरिडोर में भाग कर जा और वापस आ। पानी से भरा भारी बर्तन मुंह में दबाकर? हाँ, अजीब था, पर पुनीत के शरीर में मौजूद आत्मा ने वैसा ही किया। दांतों से बर्तन उठाया और पूरे कॉरिडोर में भागी। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर पहुंचकर वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। मतलब पुनीत गिर गया। और फिर? उसके तुरंत बाद तांत्रिक ने कुछ और मंत्र पढ़े और कहा कि उसने आत्मा को पास रखे एक मिट्टी के मटके में कैद कर लिया है। उसने मटके पर लाल कपड़ा बांधा और चपरासी को दिया। कहा कि इसे महानदी के पास घने जंगल में कहीं दूर ले जाकर दफना दो।
ऐसी जगह जहां कोई आता जाता ना हो। आत्मा को कैद कर लिया, मटके में। हाँ, ऐसा तांत्रिक ने कहा। इस घटना के करीब 2 दिन बाद पुनीत धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पहले जैसा बात करने लगा, खाने पीने लगा। और उसे कुछ याद था? यही तो बात है। सिद्धार्थ ने बताया कि उसे ऑडिटोरियम वाली रात के बाद का कुछ भी याद नहीं था। वो बेहोश होना, अजीब बर्ताव, तांत्रिक का आना, कुछ नहीं। जैसे वो 3-4 दिन उसकी जिंदगी से मिट गए हों। मेमोरी लॉस, ये भी डिसोसिएटिव स्टेट्स में आम है। तो ये थी सिद्धार्थ की कहानी। 2008 की घटना। कैसे दोस्तों की जिज्ञासा और एक किताब से शुरू हुआ खेल एक भयानक अनुभव बन गया और आखिर में तांत्रिक की मदद लेनी पड़ी। ये पूरी कहानी वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है। इंसानी विश्वास, डर, समूह का मनोविज्ञान, हमारी उम्मीदें, ये सब कैसे मिलकर ऐसे असाधारण, यहाँ तक कि अलौकिक लगने वाले अनुभवों को जन्म दे सकते हैं या उन्हें गहरा बना सकते हैं। ऐसी घटनाओं में अक्सर मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जैसे आपने कहा तनाव, डिसोसिएशन, कन्फर्मेशन बायस, और जिसे हम अलौकिक मानते हैं, उसके बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। क्या बाहरी था, क्या भीतरी, कहना मुश्किल है। बिल्कुल। और कहानी सुनने के बाद ये सवाल मन में आता है, क्या वाकई पुरानी जगहों, खंडहरों, ऐसी इमारतों से जुड़ी कहानियों में कोई अनजानी शक्ति होती है, कोई सच्चाई छिपी होती है, या ये सब हमारे अपने मन का वहम है, हमारा सामूहिक डर है, हमारी मान्यताएं हैं जो हमें ये सब महसूस कराती हैं? ये सवाल तो बना रहता है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।